हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चन को डिस्कस आपके साथ कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर में लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है। यह शहर चमड़ा व कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उत्तर पूर्व मानसून में डैश शामिल होता है। पहला गर्म मौसम और दूसरा बारिश का मौसम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी भारत में उत्तर पूर्व मानसून में केवल गर्म मौसम शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है? पहला हरियाणा, दूसरा ओडिशा और तीसरा पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 तथा 3, यानी भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में चावल की कृषि वाणिज्यिक फसल के रूप में की जाती है, न कि खाद्यान्न फसल के रूप में। और चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान एवं 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? पहला मोलिंगला दर्रा, दूसरा मंगशाधुरा दर्रा और तीसरा लिपुलेख दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 तथा 3 तीनों, यानी उत्तराखंड को तिब्बत से ये तीनों ही दर्रे जोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मापने के पैमानों में से कौन सा भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है? पहला मर्केली स्केल और दूसरा सैफिर सिम्पसन स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी केवल मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल की खेती। दूसरा, इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। और तीसरा, शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा जो कथन है वो शुष्क कृषि के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के कोलकाता चेन्नई किनारे की लंबाई सबसे लंबी है। और स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4x6 लेन सड़क से जोड़ने वाली परियोजना है जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। और इस योजना का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 ईस्वी में किया था और इस पर कार्य 2001 में शुरू हुआ था। और यह परियोजना 4 भुजाओं में विभक्त है जिसमें कोलकाता चेन्नई भुजा सर्वाधिक लंबी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडिया। विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 60 मिनट या उससे अधिक के समय की फिल्म को फीचर फिल्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। और जौ की कृषि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जलवायु कटिबंधों में की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट -60 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में डैश को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूखा। सूखा के प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बुनियादी मंत्रालय है।
फिर क्वेश्चन नंबर 12, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ना ही 1 और ना ही 2, यानी इन दोनों में से कोई भी कथन महासागरों की लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है। पहला जीवन स्तर और दूसरा ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ना ही 1 और ना ही 2। मानव विकास सूचकांक के जो 3 बुनियादी घटक है उसमें ना ही जीवन स्तर को शामिल किया गया है और ना ही ज्ञान को। और 1990 में UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी AK सेन व सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया और HDI के 3 बुनियादी घटकों को शामिल किया, जिसमें सबसे पहले आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरे नंबर पे आता है शिक्षा और तीसरे नंबर पे आता है जीवन निर्वाह स्तर, यानी ना ही इसमें जीवन स्तर को शामिल किया गया है और ना ही ज्ञान को। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनअंडेशन। सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे इनअंडेशन कहा जाता है और सुनामी के कारण तटीय समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय आधारभूत संरचना एवं लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, जिसे इनअंडेशन कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा। पहला, यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। दूसरा, यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 0 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो केवल पहला कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और सबसे अंत में आता है मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल जनसंख्या अपॉन में कुल खेती योग्य भूमि। फिर क्वेश्चन नंबर 18, नदी बहिर्भाव का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला, नील नदी भूमध्य सागर, दूसरा अमेजन नदी अटलांटिक महासागर और तीसरा सिंधु बंगाल की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2, यानी नदी बहिर्भाव का सिर्फ पहला और दूसरा जो युग्म है वो सही है, जबकि जो तीसरा युग्म है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कोशी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा की। कोशी नदी गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है। पहला, बंगाल नाइस और दूसरा नीलगिरी नाइस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत बंगाल नाइस एवं नीलगिरी नाइस दोनों को ही शामिल किया जाता है और ये दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्रों में फैली हुई है। ये चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं राजस्थान के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, बैंक को किसी खाते को NPA के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से डैश के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
90 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक पार्टी के प्रकार राजनीतिक पार्टी का नाम का कौन सा युग्म सही है? पहला राष्ट्रीय पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा राज्य पार्टी आम आदमी पार्टी, तीसरा राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और चौथा राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब वर्तमान के हिसाब से अलग होगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी थी, न कि राष्ट्रीय पार्टी। तो अगर वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है राज्य पार्टी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। फिर जो तीसरा युग्म है राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये भी गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो चौथा है ये भी सही है, क्योंकि आईएनसी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो सिर्फ पहला और चौथा जो युग्म है वो सही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय स्व सरकार को सरकार के डैश स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरा। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। बढ़ते संघीय तनाव के कारण 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता डैश होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा का अभाव। असंगठित क्षेत्र उन व्यवसायों से बना है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और सरकार के दिशा निर्देशों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। ये आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विदेश व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है। दूसरा कथन है यह सभी विकासशील देशों में गरीबों को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है? पहला, संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है। दूसरा, संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ राज्यों के संबंधों के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाईसाइकिल। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसका गठन 29 मार्च 1982 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक एम तारक रामा राव जी थे और वर्तमान अध्यक्ष इसके चंद्रबाबू नायडू है और तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और आमतौर पर यह पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक देश की प्रति व्यक्ति आय डैश पर प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए M0। M0 को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक राजनीतिक दल है जहां यह वर्तमान में पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नगरपालिका प्राधिकरण है और इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक डैश तकनीक है, पहला गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, यानी नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक गुणात्मक तकनीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में डैश में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? पहला योजना आयोग और दूसरा वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दूसरा, यानी वित्त आयोग भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय भारत में महत्वपूर्ण निकाय है जो भारतीय संविधान से अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करते हैं और उनका संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम में द्विसदनात्मक सदन नहीं है, जबकि कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में द्विसदनात्मक सदन पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल। अल्पकालीन तिथिक प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहते हैं, जिनके आधार पर सरकार बाजार से उधार प्राप्त करती है। ट्रेजरी बिल पूंजी बाजार से संबंधित है, न कि मुद्रा बाजार से। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा संयोजन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी के चरण के रूप में जाना जाता है। मोटे तौर पर आपदा प्रबंधन चक्र में 6 चरण अर्थात रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण होते हैं। पीएचपी का अर्थ है प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। अब हम लोग भाग 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो भाग 5 का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज संस्था का सामान्य अधिकारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। दूसरा, महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल और बोलिविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलिविया में संघर्ष में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। दूसरा कथन है,
नेपाल का संघर्ष सफल रहा जबकि बोलीविया का संघर्ष असफल रहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो केवल पहला कथन है वो सही है नेपाल और बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, माओवादी पीपुल्स वार नेपाल में डैश में शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1996 में। माओवादी पीपुल्स वार नेपाल में 1996 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो 1996 से 2006 तक नेपाल के पूर्व साम्राज्य में हुआ था। इसने पूरे देश में नेपाली शाही सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई को देखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांट दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सही रूप से सुमेलित है? पहला, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, दूसरा संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और तीसरा संघ शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो पहला और दूसरा युग्म है वो दोनों ही सही है जबकि जो तीसरा युग्म है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां डैश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख है और मुख्य न्यायाधीश होता है जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं तथा इसके पास मूल और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम उल्लिखित नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? पहला, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि, दूसरा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, तीसरा अनुच्छेद 67 भारत के उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल जो पहला युग्म है वो सही है, बाकी दूसरा और तीसरा दोनों ही युग्म गलत है क्योंकि अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है और वहीं अनुच्छेद 67 का संबंध उपराष्ट्रपति की पदावधि से है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया। दूसरा, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना और तीसरा, भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।